चलो 4-1 से सीरीज जीत गए और इस वीडियो में हम हर एक इंडियन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को रेट करेंगे और समझेंगे कि जब मेन प्लेयर्स वापस आ जाएंगे तो इनमें से कौन से प्लेयर्स को मेन टीम में खेलने का मौका मिलेगा। शुरू हम कल के मैच से करते हैं जहां पे जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। हमारे प्लेइंग 11 में दो चेंजेस थे, एक तो ऋतु को ड्रॉप करके रियान को लाया है, दूसरा खलील को ड्रॉप करके मुकेश को अंदर लाया है। आप दोनों ही ड्रॉप मुझे जस्टिफाइड लगा। मैं तो फोर्थ मैच से कह रहा था कि इंडिया को इसको ऋतुराज को ड्रॉप करके रियान को एक मौका दे देना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए सीरीज के बाद कि रियान को एनफ मौका नहीं मिला, तो जस्टिफाइड था ड्रॉप। लेकिन सिर्फ ऋतु ही क्यों ड्रॉप हुआ? शुभमन गिल भी एक मैच में रेस्ट ले तो क्या हो जाता, सीरीज तो हम जीत गए थे ना। शुभमन गिल खुद रेस्ट लेके ध्रुव जुरल को भी तो एक मौका दे सकता था। ध्रुव जुरल को भी एक ही इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला है फर्स्ट मैच पे। तो एक इनिंग्स तो ध्रुव जुरल भी डिजर्व करता था। एटलीस्ट सीरीज के बाद ये ना लगे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। ठीक है, ऋतु को अकेला ड्रॉप करने का पॉइंट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। और देखो, शुभमन गिल के बारे में पूरे सीरीज में हम बात ही कर रहे हैं और मैं थक गया हूं। एक ही चीज हम कितने बार रिपीट करें? एक्सेप्ट कर लो ये बात कि शुभमन गिल को इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर है उसको, कि वो ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। और मुझे समझ में नहीं आया कि वीवीएस लक्ष्मण किस टाइप का कोच है जो शुभमन गिल के हर एक हाँ पे हाँ मिला रहा है। आउट ऑफ मतलब मेरे समझ के बाहर है सब चीज। ये सब छोड़ते हैं, ओपनिंग करने आते हैं जसवाल और गिल। और जसवाल पहले 2 बॉल पे तो छक्का लगाता है, लेकिन उसी ओवर पे सिकंदर रजा जसवाल को बोल्ड कर देता है। बॉल थोड़ा स्किड करके अंदर आया था। उसके बाद 4th ओवर पे मुजरावानी अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है। और 5th ओवर पे पहले शुभमन गिल के कैच छूट गया था थर्ड मैन पे, उसी ओवर के लास्ट बॉल पे पुल करते हुए 14 बॉल पे 13 बना के शायद आउट हुआ है। ठीक है, हमारा कैप्टन साहब जिसको हम विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। शर्म आना चाहिए लोगों को जो विराट कोहली से शुभमन गिल को कंपेयर करते हैं। तो इंडिया 40 फॉर 3 था और अंडर प्रेशर था, क्योंकि पिच इजी नहीं था, बॉल ग्रीप हो रहा था, रन आ नहीं रहा था आराम से। ठीक है, पिच पे होते हैं रियान पराग और संजू सैमसन, और दोनों ने एक साथ आईपीएल में भी ऐसे सिचुएशन पे एक साथ बहुत अच्छा बैटिंग किया है और आरआर को बहुत बार बचाया भी है। आइडियल सिचुएशन था दोनों के लिए, कुछ प्रेशर नहीं था, एक पार्टनरशिप बिल्ड करना था और दोनों ने 65 रन का पार्टनरशिप बिल्ड भी किया है। 14 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 105 फॉर 3 और लग रहा था कि अभी एक्सलेशन करने का टाइम आ गया है। रियान पराग बड़ा शॉट खेलने जाता है और कैच आउट। 24 गेंदों पे 22 रन। काश 24 गेंदों पे 32 बना लेते ना, तो फिर भी अच्छा नॉक लगता देखने में, क्योंकि रियान पराग ने पार्टनरशिप तो अच्छा बिल्ड किया। तब पार्टनरशिप की जरूरत था इंडिया को, क्योंकि और एक विकेट गिर जाता तो शायद इंडिया फंस जाता उस मोमेंट पे। ठीक है, तो इनिंग्स मैच्योर था, लेकिन स्ट्राइक रेट का मामला है। मतलब 24 बॉल पे 32-35 बना लेते तो बहुत अच्छा नॉक लगता। रियान परख के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कल, क्योंकि पूरा 20 ओवर खेलने का चांस था और खेल लेते तो 50 भी बना लेता, तो लगता कि हाँ मैच्योर इनिंग तो खेल सकता है। हालांकि 2 मैच के बेसिस पे किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाए ठीक तरीके से रियान परख। आप संजू भी 45 बॉल पे 58 बना के आउट हो गया था। मतलब जब एक्सेलरेशन का टाइम है ना, किसी से एक्सेलरेट हो नहीं रहा था। हालांकि संजू का नॉक बहुत अच्छा नॉक है, बहुत स्टेबल नॉक था। ठीक है, लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम था। मतलब मैं खराब नॉक तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छा नॉक था। जिस पोजीशन पे बैटिंग करने आया ना संजू, वो उसके लिए बहुत ही आइडियल पोजीशन है। शायद नंबर 4 पे आया था कल बैटिंग करने के लिए, वही उसके लिए आइडियल पोजीशन है। शायद थर्ड मैच पे बहुत लेट आया था वो बैटिंग करने के लिए। नॉक बहुत अच्छा था, शायद स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम था, परफेक्ट से थोड़ा सा नीचे का इनिंग्स था, लेकिन अच्छा नॉक था, बहुत अच्छा नॉक था। 18th ओवर के बाद इंडिया का स्कोर होता है 137 फॉर 5। एक्सेलरेशन मिल ही नहीं रहा था, लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि शिवम दुबे कल मैच पे रियल हीरो था। जो एक्सेलरेशन इंडिया को चाहिए था वो शिवम दुबे ने दिया है। 12 बॉल पे 26 बना के आउट हुआ है, वो भी रन आउट, वो भी रिंकू का गलती था। पूरा का पूरा रिंकू का गलती था, इजी सिंगल था। सिकंदर रजा तो मतलब कैच छोड़ के देख रहा था बॉल कहाँ है, बहुत रिलैक्स तरीके से देखा है। पीछे मुड़ा, फिर पता लगा शिवम दुबे रिंकू के साथ खड़ा है। पूरा रिंकू का गलती था। मुझे समझ में नहीं आया कि रिंकू भागा क्यों नहीं। मतलब इजी सिंगल था। और जब आपको पता चल रहा है कि कल के दिन में शिवम दुबे टच पे था, तो जो भी हो बैट्समैन उसको अपना विकेट सेक्रीफाइस करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिंकू मतलब अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि शिवम दुबे से कंपेटिटर है। पूरे सीरीज पे उसको ज्यादा मौका नहीं मिला। एक मैच शायद सेकंड मैच पे ज्यादा बैटिंग किया था, 48 बनाया था, उसके बाद उसको ज्यादा मौका नहीं मिला। तो उसको अंदर थोड़ा डर है कि क्या पता मैं फिर से ड्रॉप हो जाऊं। ठीक है, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि उसने अपना विकेट सेक्रीफाइस नहीं किया। थोड़ा जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस तरीके से वो ड्रॉप हो चुका था वर्ल्ड कप की टीम से, तो थोड़ा जस्टिफाइड है कि रिंकू ने अपने बारे में सोचा है।
हालांकि रिंकू ने हर एक बॉल पे बैट घुमाने का ट्राई किया, लेकिन वो टाइमिंग नहीं मिल रहा था, टाइमिंग हो रहा था तो गैप नहीं मिल रहा था। इंडिया 167 पे अपना इनिंग्स खत्म करता है, रिंकू 9 बॉल पे 11 बनाता है। अब हम बॉलिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं बॉलर्स के बारे में बोलने के लिए पूरे टूर्नामेंट में। शिवम दुबे ने कल बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 विकेट लिया है, जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था ब्रेक थ्रू दिया है। एक जो सिकंदर रजा का रनआउट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रनआउट था, जो डायरेक्टेड शिवम दुबे ने मारा है। कोई डाउट ही नहीं है, कल के मैच के हीरो शिवम दुबे था। मुकेश ने भी 4 विकेट लिया है, बहुत अच्छा बॉलिंग मुकेश ने भी किया, शायद उसका T20 का बेस्ट फिगर है। अब हर एक इंडियन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को रेट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैप्टन द प्रिंस शुभमन गिल से, जिन्होंने इंडिया के लिए इस सीरीज पे सबसे ज्यादा बैटिंग किया है। सबसे ज्यादा बैटिंग मतलब 5 इनिंग्स पे बैटिंग किया है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी पांचों इनिंग्स पे, पांचों मैच पे बैटिंग करने का मौका मिला है। एकमात्र शुभमन गिल है जिन्होंने 5 इनिंग्स पे बैटिंग किया है, पूरा का पूरा फायदा लिया है कैप्टन होने का। 5 इनिंग्स पे शुभमन गिल ने 170 रन बनाए, 125 का स्ट्राइक रेट है, 125, और एवरेज है 42.5 का। याद रखना, गिल हर एक इनिंग्स पे अपने फेवरेट पोजीशन में बैटिंग करना है, वो है ओपनिंग स्लॉट पे। एज एन ओपनर आया है पांचों की पांचों इनिंग्स पे, जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग करता है, पावर प्ले में बैटिंग करता है, फिर भी स्ट्राइक रेट है 125। इसके बाद भी लोग शुभमन गिल की इस परफॉर्मेंस को, इसकी कैप्टनसी को जस्टिफाइड करते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग शुभमन गिल को इंडियन बाबर आजम कह रहे हैं, ये गलत बात है। बाबर आजम से तो शुभमन गिल बहुत बेटर बैट्समैन है। आप दूसरा KL राहुल बोल सकते हो उसको, T20 में एटलीस्ट। मतलब 125 का स्ट्राइक रेट जिम्बाब्वे के खिलाफ, और वो भी ओपनिंग आके, बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। अब शुभमन गिल के जो 3 कॉम्पिटिटर्स है उनके स्टैट्स देख लेते हैं। पहले है जसवाल, जिन्होंने सिर्फ 3 ही इनिंग्स में बैटिंग किया है, 3 इनिंग्स पे 141 रन, 70.5 का एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट। जसवाल ने तो अपना काम पूरा कर दिया, 70 का एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट। फिर है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 4 ही इनिंग्स पे बैटिंग किया है। ठीक है, 4 ही इनिंग्स पे बैटिंग है अभिषेक शर्मा का, और इनमें से 2 इनिंग्स पे तो नंबर 3 पे आया, जो उसका फेवरेट पोजीशन नहीं है। मतलब आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके उसने 2 इनिंग्स पे बैटिंग किया, नंबर 3 पे। ठीक है, 4 इनिंग्स पे 124 रन, 31 का एवरेज, 175 का स्ट्राइक रेट। आपको एक ओपनर से T20 में और क्या चाहिए? अगर वो 175 के स्ट्राइक रेट से 130 रन बना रहा है, 175 के स्ट्राइक रेट से हर एक मैच पे 30 रन बना रहा है, तो आपको और कुछ चाहिए नहीं। पूरा पावर प्ले में वो आपको फायदा दे देके जाएगा। वो स्टार्ट जो आपको चाहिए T20 में वो देके जा रहा है। मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर अभिषेक शर्मा हर एक चारों के चारों इनिंग्स पे या फिर पांचों मैच पे एज एन ओपनर आता, तो उसका स्ट्राइक रेट 185 से ज्यादा होता। मैं ये बात आपको लिख के सकता हूं। अगर अभिषेक शर्मा पांचों मैच पे एज एन ओपनर बैटिंग करने आता, उसका स्ट्राइक रेट 185 से ज्यादा होता। अभी 175 का है। फिर है ऋतुराज गायकवाड़, जो शुभमन गिल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ऋतुराज गायकवाड़ 3 ही इनिंग्स पे बैटिंग किया है। ठीक है, सिर्फ 3 ही इनिंग्स, उसमें से 2 नॉक उसने नंबर 3 पे खेला है, 1 नॉक नंबर 4 पे खेला है। 3 इनिंग्स पे 133 रन, 66.5 पे एवरेज, 66.5, और स्ट्राइक रेट है 158। ऋतुराज गायकवाड़ जो ओपनर बैट्समैन है, उसने 3 ही इनिंग्स बैटिंग किया है, 2 इनिंग्स नंबर 3 पे खेला है, 1 इनिंग्स नंबर 4 पे खेला है, फिर भी स्ट्राइक रेट है 158 का, और एवरेज है 66.5 का। ठीक है, आप मुझे इन चारों टॉप ऑर्डर बैट्समैन को देख के मुझे एक चीज बताओ कि किसका स्टैट सबसे खराब है। अगर मेन टीम वापस आ जाता है, किसका जगह नहीं बनता है। किसका जगह बनेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका जगह बनना नहीं चाहिए वो है शुभमन गिल, कोई डाउट ही नहीं है। अगर पांचों के पांचों मैच पे बैटिंग करके 125 का स्ट्राइक रेट है ओपनर का इस जमाने में, तो मतलब मैं सरप्राइज हो जाऊंगा, शॉक हो जाऊंगा अगर शुभमन गिल मेन टीम वापस आने के बाद भी अगर T20 स्क्वाड में होता है इंडिया का। फिर आपको पता लग जाएगा कि BCCI कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो गिल का कहीं भी जगह नहीं बनता है। अब मुझे पता है कि अगर गिल श्रीलंका के स्क्वाड पे सिलेक्ट हो जाए और उधर वो अच्छा कर जाए, तो उसके फैन गाली देने आ जाएंगे। ठीक, देखो, मौका मिलने में कोई भी अच्छा कर सकता है। अगर मैं राहुल त्रिपाठी को उठा के लाता इस जिम्बाब्वे टूर पे, क्या पता वो भी सेंचुरी मार देता। मौका मिलने में कोई भी अच्छा कर सकता है, लेकिन करंट फॉर्म के बेसिस पे शुभमन गिल का जगह नहीं बनता T20 में, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं। और सिर्फ इस सीरीज की बात नहीं है, लास्ट 1 साल में इसका T20 परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा है। अब आते हैं रियान पराग पे।
2 ही इनिंग्स खेला है, 2 मैच मिला के 24 रन बनाए, 12 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है। ठीक है, 100 से भी कम है। हालांकि 2 मैच के बेसिस पे हम रियान पराग को मतलब जज नहीं कर सकते। कल बहुत बड़ा मौका था जो रियान पराग ने गवा दिया है। मुझे पता है कि लोग फिर से रियान पराग को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उसके एक पॉडकास्ट में उसने बोला है कि वो वर्ल्ड कप में मैचेस नहीं देखते, जहां पे वो खिलता नहीं है वो नहीं देखता है। इस बेसिस पे तो ट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। मतलब सीरियसली उसके करियर का पहला 2 मैच था। ठीक है, उस बेस पे इतना ज्यादा ट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। मौका उसने गवा दिया और उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अभी के लिए तो नहीं होगा। ठीक है, अगर मेन टीम वापस आ जाएंगे तो नहीं होगा। फिर आते हैं संजू सैमसन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज था संजू के लिए। 2 ही इनिंग्स पे बैटिंग करने का मौका मिला है। एक इनिंग्स में तो बहुत लेट आया था बैटिंग करने को। ठीक है, 18 ओवर में शायद आया था बैटिंग करने को। दोनों इनिंग्स पे एक बार भी आउट नहीं हुआ है, तो एवरेज उसका इंफिनिटी है। दोनों मैचेस मिला के संजू सैमसन ने 52 बॉल्स पे 67 रन बनाए। 52 बॉल्स पे 67। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन कम इसलिए हुआ क्योंकि कल के मैच में थोड़ा स्लो खेल गया, और स्लो इसलिए खेला क्योंकि सिचुएशन ऐसा था और पिच ऐसा था। वरना मुझे तो बहुत स्टेबल दिखा है, बहुत स्टेबल दिखा है संजू सैमसन, बहुत मैच्योर दिखा है। देखो बात यह है कि लोगों को लगता है कि ऋषभ पंत जब T20 में खेलेगा वो 170 180 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, लेकिन ऋषभ पंत खेलता नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, ऋषभ पंत खेलता नहीं है। उसने शायद बहुत सारे मैचेस खेले हैं इंडिया के T20 में। अगर आप T20 वर्ल्ड कप भी देख लो, उसका स्ट्राइक रेट शायद 130 से नीचे है। जितना मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 130 के नीचे है। और 3 मैच जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ, और फाइनल मैच में उसका रन ही नहीं आया बिल्कुल। तो मुझे तो संजू से ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी T20 में मुझे संजू ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, ज्यादा स्टेबल लगता है, और मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि संजू आगे है ऋषभ पंत से। बीसीसीआई ऋषभ पंत को बैक करता है क्योंकि उनको टॉप ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिल जाता है। लेकिन मतलब अगर आपको ऋषभ पंत को नंबर 3 पे खिलाना है तो आप अभिषेक शर्मा को भी खिला सकते हो। अगर यही करना है एटलीस्ट अभिषेक शर्मा का ऋषभ पंत से तो बेटर स्ट्राइक रेट रहेगा, ये तो मैं कंफर्म करके दे सकता हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से संजू थोड़ा आगे है मेरे हिसाब से, और मौका संजू को मतलब प्लेइंग 11 में स्टार्ट करना चाहिए नेक्स्ट सीरीज पे। फिर आते हैं रिंकू सिंह, जो फिनिशर है, जो वर्ल्ड कप में ड्रॉप हो गया था। 4 इनिंग्स पे बैटिंग किया है। पहले मैच पे 2 बॉल पे 0 बना के आउट हो गया था। सेकेंड मैच पे 22 बॉल पे 48, बहुत अच्छा नॉक था। थर्ड मैच पे 1 बॉल पे 1, और कल के मैच पे 9 बॉल पे 11 रन। टोटल रिंकू ने 60 रन बनाया 34 बॉल्स पे, 176 का स्ट्राइक रेट, जो बहुत ही अच्छा है। रिंकू का कैरियर स्ट्राइक रेट भी शायद 178 179 है। 176 का स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा है। इतना ज्यादा मौका नहीं मिला है। मैं शायद थोड़ा और 20-30 बॉल्स ऑल टुगेदर इस सीरीज में रिंकू को खेलते हुए देखना चाहता था। ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन सही काम किया, इतना खराब नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। रिंकू का जो कॉम्पिटिटर है वो है शिवम दुबे, जिन्होंने जो 3 मैच खेला लेकिन एक ही मैच पे उसका बैटिंग आया है। शिवम दुबे का लक बहुत अच्छा है, एक ही मैच पे बैटिंग आया, उधर उसने 12 बॉल पे 26 रन बनाया 216 की स्ट्राइक रेट से। ठीक है, और शिवम दुबे ने इस सीरीज पे 3 विकेट भी लिया है, 3 मैच पे 3 विकेट, 12 बॉल पे 26 रन, 216 का स्ट्राइक रेट। बात है ना, रिंकू का जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि रिंकू वन डायमेंशनल प्लेयर है। जितना भी टैलेंटेड हो वो वन डायमेंशनल प्लेयर है। और शिवम दुबे चाहे जितना भी घटिया बॉलर हो, ठीक है, बीसीसीआई उसको जब डिस्कस करेगा उसके बारे में, उसको एज एन ऑलराउंडर ही पिक करेगा। तो शिवम दुबे की एक एडवांटेज है कि उसको बॉलिंग डालना आता है, और बीसीसीआई उसको एज एन ऑलराउंडर की तरह कंसिडर करता है। तो मतलब जब मेन टीम वापस आ जाएगा, अगर रिंकू और शिवम दुबे में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई फिर से शिवम दुबे के साथ ही जाएगा। लाख शिवम दुबे का अच्छा कि कल के मैच पे 2 विकेट ले लिया। जब किसी से बैटिंग हो नहीं रहा था ठीक से, तो शिवम दुबे उधर आके रन बना लिया 216 के स्ट्राइक रेट से। थोड़ा सा लक अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर रिंकू और शिवम में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो शिवम को कर लेंगे फिर से बीसीसीआई। ठीक है, थोड़ा सा अनलकी, रिंकू अपने आप को मानेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों का जगह बनता है। मतलब स्क्वाड पे तो रिंकू का भी जगह बनता है, देयर इज नो डाउट इन दैट। बेहतरीन प्लेयर, ठीक है। ज्यादा बॉल खेलने का मौका नहीं मिला है। देखो रिंकू का एक चीज है ना, कि हम रिंकू को एज ए फिनिशर ही कंसिडर करते हैं, लेकिन रिंकू प्रॉपर बैट्समैन है, उसको बस फिनिशिंग का रोल नहीं। अगर उसको आप नंबर 4 पे भेजोगे, नंबर 5 पे भेजोगे, फिर भी वो अच्छा करेगा। अगर आप उसको 10 ओवर पे भेज दोगे, 10th ओवर पे, 8th ओवर पे, फिर भी वो लंबा इनिंग्स खेल सकता है। हम अपने आंखें ब्लॉक कर चुके हैं और रिंकू को सिर्फ एज ए फिनिशर ट्रीट कर रहे हैं। रिंकू बस फिनिशर नहीं, वो प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है, वो ओडीआई भी खेल सकता है।
बस T20 क्रिकेट जिस तरफ भाग रहा है ना कि उनको 3 डायमेंशनल प्लेयर चाहिए जो बॉलिंग डाल सके, जिसको बैटिंग आ सके, या फिर जो हर एक पोजीशन पे बैटिंग कर सके, या फिर किसी को कीपिंग आता होगा। हर सब कुछ मिला के रिंकू थोड़ा सा पीछे आ गया क्योंकि वो 1 डायमेंशनल प्लेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से रिंकू का भी जगह बनता है। थोड़ा सा अनफेयर फील करेगा अगर वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। अब बॉलर ने सबने लगभग अच्छा ही किया, लेकिन 3 बॉलर्स है जो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बॉलर्स रहे सीरीज पे, और यही 3 बॉलर्स जब मेन टीम आ जाएंगे फिर भी शायद स्क्वाड में रहेंगे। कंफर्म है बिश्नोई का, तो रवि बिश्नोई का कंफर्म है कि कुलदीप के साथ शायद दूसरा स्पिनर आपसे आपसे बिश्नोई होगा। कुलदीप के साथ दूसरा स्पिनर टीम में बिश्नोई होगा, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट होगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है। एक जो फास्ट बॉलर इस सीरीज से जगह बना सकते हैं मेन टीम में, वो है मुकेश कुमार। मुकेश ने 3 ही मैच खेला है, 3 मैच पे 8 विकेट लिया है मुकेश ने। बिश्नोई ने 6 विकेट लिया है, 5 मैच खेला है, 6 विकेट लिया है। लास्ट 3 मैच पे बिश्नोई विकेटलेस गया है, लास्ट 3 मैच पे बिश्नोई ने एक भी विकेट नहीं लिया है। वॉशिंगटन सुंदर ने 5 मैच खेला है, 5 मैच खेल के 8 विकेट लिया है। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर को मैन ऑफ द सीरीज मिला है, लेकिन किस बेसिस पे मिला है मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया है। इतना इंपैक्टफुल मुझे नहीं लगा है, और बैटिंग से तो कुछ आया ही नहीं है। पहले मैच पे शायद बैटिंग आया था जहां पे उसने फिनिश नहीं कर पाया। ठीक है, उधर वो फिनिश कर देना चाहिए था, लेकिन फिनिश हुआ नहीं है। 8 विकेट लिए, ठीक है, मिल गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुकेश ने भी 3 मैच पे 8 विकेट लिए, 3 मैच पे 8 विकेट। विष्णु सुंदर 5 मैच पे 8 विकेट। मुकेश, विष्णु, सुंदर मुझे लगता है कि मेन टीम में आ जाएंगे, मतलब आंख बंद करके आ सकते हैं तीनों के तीनों। विष्णु सुंदर तो आएंगे आएंगे। एक प्लेयर जिसको मैं देखना चाहता हूं ना इंडिया की T20 टीम में जाडेजा के रिप्लेसमेंट हिसाब से, और जो वॉशिंगटन सुंदर का कॉम्पिटिटर हो जाता है, वो है कृणाल पांड्या। मुझे पता है कि कृणाल पांड्या को शायद बीसीसीआई इसलिए मौका नहीं देंगे क्योंकि वो भी रणजी नहीं खेलते हैं, लेकिन मतलब वॉशिंगटन सुंदर अच्छा बॉलर है, विकेट लेता है। लेकिन कृणाल पांड्या ना वो इकोनॉमिकल भी है, विकेट भी लेता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मुझे कृणाल पांड्या बैट से देता ना, वो कॉन्फिडेंस मुझे वॉशिंगटन सुंदर T20 में नहीं देता। हाँ, शायद टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर बेटर बैटिंग करता है, लेकिन T20 में मुझे कृणाल पांड्या से ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि वो बड़ा शॉट खेल सकता है, अपने दम पे भी मैच जीत सकता है। तो मैं कृणाल पांड्या को टीम में एटलीस्ट एक सीरीज तो उसको मौका देना चाहिए, कि एक सीरीज के बेसिस पे हम उसको जज कर लेंगे कि उसको होगा, उससे होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या जडेजा का परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है अगर बीसीसीआई उसको मौका दे तो, क्योंकि कृणाल पांड्या बैटिंग कर सकता है, बहुत बड़ा बड़ा शॉट लगा सकता है, मुंबई के लिए बहुत बार अच्छा किया है, उस पर कोई डाउट ही नहीं है, जितना भी हम हिट कर ले, जितना भी ट्रोल कर ले। पूरा सीरीज खत्म, सबके बारे में हमने बात कर लिया। अगर श्रीलंका की सीरीज T20 सीरीज पे मेन प्लेयर्स वापस नहीं आएंगे तो मुझे लगता है सेम टीम ही जाएगा खेलने। लेकिन अगर मेन प्लेयर्स T20 में वापस आ जाते हैं, फिर इस टूर्नामेंट, इस सीरीज से 9 ही प्लेयर्स से जिनको शायद मौका मिल सकता है, एटलीस्ट जिनके बारे में डिस्कशन होगा सिलेक्शन मीटिंग पे। एक है ऋतुराज गायकवाड़, नो डाउट इन दैट। दूसरा जायसवाल, जायसवाल तो होंगे ही होगा, जिसका जायसवाल का कंफर्म है। तीसरा कि अभिषेक शर्मा के बारे में भी बात होना चाहिए। मैं हिंदी कमेंट्री देख रहा था, और सबा करीम के हिसाब से अभिषेक शर्मा का जगह नहीं बनता है। सबा करीम शुभमन गिल को अभिषेक शर्मा के ऊपर सिलेक्ट कर रहा है कोई भी T20 सीरीज के लिए, इंडिया इंडिया के लिए। मुझे समझ में नहीं आया क्यों, ठीक है, मैं जाने देता हूँ ये सब चीज। ऋतु, जायसवाल, अभिषेक, इन तीनों का मुझे लगता है कि डिस्कशन तो होगा ही होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। ठीक है। फिर संजू सैमसन, नो डाउट इन दैट, उसका भी कंफर्म सिलेक्शन होगा ही होगा। फिर रिंकू और शिवम दुबे, और फिर है बॉलर्स में बिश्नोई, सुंदर और मुकेश। इस 9 प्लेयर्स का मेरे हिसाब से सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल बात करेंगे, और 9 के 9 भी सिलेक्ट हो सकते हैं। देखना पड़ेगा कौन अनलकी होता है। अभिषेक शर्मा अनलकी हो सकता है, रिंकू सिंह अनलकी हो सकता है, मुकेश भी हो सकता है कि अगर अर्शदीप, सिराज, बुमराह सब अवेलेबल है तो शायद मुकेश का भी जगह नहीं बनेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इन 9 प्लेयर्स में से ही आएगा जगह, जिनका भी जगह बनेगा 9 प्लेयर्स में होगा, इसके बाहर किसी का भी नहीं होगा। मतलब खलील, आवेश का मुझे नहीं लगता कि चांस है, और मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। मिल जाएगा तो अच्छा परफॉर्म करे, हम यही उम्मीद करते हैं। मेरा ये नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे प्रूव करने के लिए मैं दुआ करूंगा कि शुभमन गिल का, मतलब अगर सिलेक्शन हो जाए तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि सिलेक्शन हो जाए, मैं चाहूंगा कि ये बेटर ही खेले। ऐसा नहीं है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए मैं चाहूंगा, दुआ करूंगा भगवान से कि शुभमन गिल फेल हो जाए अगर मौका मिले तो। नहीं, अगर मौका मिल रहा है तो अच्छा ही करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।